नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र और बात आज होगी कि आखिर कौन था जिसने प्रधानमंत्री का गला घोटने की कोशिश की, जिसने उनको दबाया, किसको पश्चाताप करना चाहिए और जो अपील की है कि देश हित के लिए सोचिए, दल हित से ऊपर उठ जाइए। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, जनवरी 2029 में फिर से चुनाव के मोड में आइएगा। उनकी इस अपील को कौन कौन मानने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे। शहजाद पूरावाला हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और रोहन जी भी शायद मेरे ख्याल से आ चुके हैं। रोहन जी, आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पर जी। तो रोहन जी भी आ चुके हैं, तो उनसे बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर प्रदीप जी, प्रधानमंत्री जी ने आज सबको कहा कि भाई अब देश हित के बारे में सोचिए। देश ने आपको देश हित के लिए चुना है, दल हित के लिए नहीं। दल ये समझ पाएंगे? मुश्किल है। जिस तरह का राजनीतिक वातावरण है उसमें कोई असर होगा, क्योंकि आप अगर याद करें तो 2014 में जीतने के बाद जब वो संसद में पहली बार बोले थे, तब भी ये कहा था उन्होंने कि 4.5 साल काम करूंगा और आखिरी के 6 महीने राजनीति करूंगा। आज उसी बात को उन्होंने दोहराया है। दूसरी बात ये है कि जो छोटा सा सेशन हुआ था पहला जो है, उसमें जो दृश्य था उसको देखते हुए आज प्रधानमंत्री का बयान, उससे ये लगा कि बीजेपी जो खराब प्रदर्शन था उसकी निराशा से निकल आई। तो एक आक्रामक शैली, आज जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने भी जवाब दिया संसद में, लोकसभा में, उससे भी लगा और प्रधानमंत्री के बयान से भी लगा कि बीजेपी डिफेंसिव पर या बैक फुट पर नहीं होगी। विपक्ष के हमले का जवाब उसी तरह से दिया जाएगा जो उन्होंने पिछले भाषण में कहा था कि आपको आप ही की भाषा में समझाने की कोशिश होगी। तो ये आज एक तरह से उन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया इस मॉनसून से, मतलब टोन सेट कर दिया कि बैकफुट पे नहीं रहना है। इनफ इज इनफ। शो की एक प्रथा है, क्योंकि प्रदीप जी और रोहन जी बहुत यहाँ पे आते हैं। ये शो हमेशा एक शेर से शुरू होता है। अच्छा, तो मैंने भी एक शेर लिख कर लाया। आप बोलिए, क्योंकि मेरे को नहीं आता है, तो ये आप किस पे अप्लाई होता है ये सौरभ जी अगर देख रहे हैं तो वो तय करेंगे। जरा सी शोहरत क्या हाथ आई, तुम्हारे तो तेवर बदल गए। जरा सी शोहरत क्या हाथ आई, तुम्हारे तेवर बदल गए। अभी तो मंजिल बहुत दूर है भाई, तुम मील के पत्थर पर फिसल गए। और आगे, सलाम और दुआ को जो नकारते थे कल तक, सलाम और दुआ को जो नकारते थे कल तक, आज ऐसे नास्तिक भी खुदा बन गए। तो मुझे लगता है कि जो बदलाव हमने देखा है, कुछ लोग बोल रहे हैं राहुल रिलॉन्च, 15वीं बार या 20वीं बार राहुल रिलॉन्च हो गया है, पर रिलॉन्च के चक्कर में एक्सप्लोड ना हो जाए। मैं आपको केवल 2 तस्वीरें याद दिलाना चाहता हूं पहले उस सत्र की, जिसके बारे में प्रदीप जी ने अभी बोला। एक तस्वीर थी कि प्रधानमंत्री लगातार 2-2.5 घंटे बोलते रहे, उनके आगे आकर लोग चीख रहे थे और एक लोकतांत्रिक स्वभाव का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री ने चिल्लाने वाले को अपना पानी का ग्लास ऑफर किया। और दूसरी तस्वीर ये थी जो भारत के लोकतंत्र में कभी नहीं देखी कि एलओपी स्वयं खड़े होकर कहते हैं कि आप वेल में जाओ। मणिपुर के शायद वो सांसद थे, वो वेल में नहीं जाना चाहते थे। राहुल गांधी ने उनको उकसाया कि तुम वेल में जाओ, तुम कर क्या रहे हो। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप 54 से 52, 54 से 99 आ चुके हैं, परंतु खुदा नहीं बने। चलिए, तो शेर जो है वो राहुल गांधी के लिए था क्या? मतलब पूछ रही हूँ, आप सौरभ तो नहीं है तो मैं इनसे इंटरप्रिटेशन करा लेती हूँ। रोहन जी इंटरप्रेट करेंगे। शहजाद को एक छोटे से शेर में खत्म कर देना। धूप ने गुजारिश की, एक बूंद बारिश की। जो आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, मुझे लगता है कि 2.5 घंटे कब्जा करके रख लिया। एक ही शब्दावली में मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर अकेले में एक भारी हैं। और जिस तरीके से पिछले सेशन में आप देख लीजिए, मानसून के सेशन में देख लीजिए, बार बार राहुल गांधी की तरफ से जो इंसाइटमेंट की एक पिनास जो बार बार अपील हो रही है लोगों को उकसाने की। हर बार आप देखिए, पिछली बार भी वेल ऑफ द हाउस में जाके उकसा रहे थे और आज दोबारा कर रहे थे। तो उसका जो प्रयत्न है वो 99 सीट से अभी भी मुझे लगता है कि अपने आप को रेकन्सिलिएट नहीं कर पा रहे, अपने आप को समझा नहीं पा रहे कि 99 पे टैली खत्म हुई है। और बार बार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब है कि बाकी सब उनको सुने और उनको सुन के वेल में जाएं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है। कल बजट भी होगा, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, फायरवर्क्स रहेंगे, तो थोड़ा सा ही नीड्स टू कंट्रोल अभी। प्रदीप जी, मतलब संयम बरतना है या फिर भाई मौका मिला है, जितना थंपिंग कर सकते हो, नोटिस हो सकते हो, वो चालू रखो, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं और चुनाव तो लगातार मतलब चलते रहेंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी है? सोच देश में तो हर साल चुनाव होते हैं, तो इसलिए जो है वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन देखिए, विपक्ष की ताकत उसके संख्या बल से नहीं तय होता है। संख्या बल में सबसे कमजोर था विपक्ष 1984 में,
लेकिन इफेक्ट के लिहाज से देखें, प्रभाव के नज़रिए से देखें तो सबसे प्रभावी था। 414 सीट लेकर आने वाली कांग्रेस पार्टी इस कदर डरी हुई थी कि उसको एंटी डिफेक्शन बिल लेकर आना पड़ा, और 2-2.5 साल बीतते बीतते उस सरकार का जो है रसूख एक तरह से खत्म हो गया, डिस्क्रेडिट हो गई वो सरकार। तो संख्या से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, संख्या से आप शोरगुल कर सकते हैं, वो आपको मददगार होता है। संख्या अगर आपकी ज़्यादा है तो ज़्यादा तेज़ी से चिल्ला सकते हैं, ज़्यादा देर तक चिल्ला सकते हैं, लेकिन प्रभाव पड़ेगा कि आप किस तरह के इश्यूज उठाते हैं और किस तरह से उनको प्रेजेंट करते हैं। जो मतलब आप आज़ादी के बाद से देख लीजिए, जो भी अपोजिशन रहा है, पहली बार जो है वो कांग्रेस का डिवीजन हुआ 69 में, तब उसके बाद 77 में लीडर अपोजिशन बना। लीडर अपोजिशन को कैबिनेट रैंक का दर्जा जनता पार्टी की सरकार ने दिया, कांग्रेस की सरकार नहीं दिया उससे पहले। लेकिन आप उस दौरान के विपक्ष को देखें, उसके प्रभाव को देखें जनता पर, राजनीति पर और समाज पर, तो उसकी तुलना जो है इस संख्या से बड़ी संख्या में आए हुए विपक्ष से भी नहीं की जा सकती है। तो क्या प्रदीप जी, विपक्ष को बदल गए हैं लोग भी, चाहते हैं कि भाई जिसे मैंने चुना है, ठीक है आप विपक्ष में हैं, आप उन्होंने कहा भी कि आप विचारों का मतभेद होना चाहिए, मतलब इस तरह से, लेकिन विचारों का विरोध हो, लेकिन विरोध के नाम पर विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हल्ला होता है, आप वॉकआउट करते हैं, शोर मचाते हैं, सदन की कार्रवाई नहीं चलने देते, तो आपके खुद के वोटर के अंदर क्या मैसेज जाता है? क्या बहुत मजबूत है या फिर बस हंगामा ही हो रहा है, ये ठीक नहीं है, काम बिगड़ लो? नहीं, देखिए, ये कभी कभार हो तो लोगों को बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर ये नियम बन जाए, अपवाद हो तो ठीक है, अगर ये नियम बन जाए तो फिर लोगों को क्या मिलता है उसमें? आप मुद्दा उठाएंगे, उनकी समस्याएं उठाएंगे, उसके हल का रास्ता सुझाएंगे, तो लोगों को समझ में आता है कि भाई हमने चुनकर भेजा है जिनको, वो हमारी बात उठा रहे हैं, हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं, हमारे हित में जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ अगर शोर करते हैं तो इसका मतलब आप मैसेज देते हैं कि आपके पास बोलने के लिए, कहने के लिए या कोई अल्टरनेटिव विजन नहीं है, आपके पास कोई जो है अल्टरनेटिव नैरेटिव नहीं है। तो इसलिए आप हल्ला मचाना सबसे आसान काम है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए जो है वो उसके लिए जो है आपको पब्लिसिटी ज़रूर थोड़ी देर की मिल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो मतदाता पर उसका प्रभाव नेगेटिव ही होता है। लाउड विपक्ष और साउंड विपक्ष ये दोनों अलग है। लाउड होने में कोई समस्या नहीं है, लाउड तो इससे पहले भी थे, जब इनके 44 थे या 52 थे। आप देखिए पिछले पार्लियामेंट में इन्होंने कहा महंगाई पर चर्चा हो, हमने बोला आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें पता है महंगाई पे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, इनका ट्रैक रिकॉर्ड। इन्होंने पेगासस उठाया, फिर उसके बाद कोविड पे चर्चा चाहते थे, इन्होंने कोई हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट उठा दी, उसके बाद ये लोग रफाल पर चले गए, उसके बाद एक के बाद एक जिस प्रकार से पार्लियामेंट को डिस्कशन का नहीं, डिसरप्शन का, कंसेंसस का नहीं, कन्फ्रंटेशन का और नेशनल इंटरेस्ट का नहीं, पारिवारिक इंटरेस्ट का मंच बनाया। तो इससे लगता है ये LOO जिसको बोलते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन कम है, लीडर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन ही इनकी स्ट्रैटेजी है तो मुझे लगता है कि उसको कहते हैं ना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं, कुछ समय तक तो इसके रिटर्न मिल जाते हैं, पर उसके बाद इसके रिटर्न खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद जनता भी पूछेगी कि लड़ाई जितनी लड़नी थी आप लड़ लिए, अब देश के लिए लड़ना था तो आप क्या कर रहे हो। आज का भी देखिए ना, आज आप चलिए आपको धर्मेंद्र प्रधान जी से सवाल पूछिए, देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बर्बाद है। मतलब आप दुनिया में क्या संदेश दे रहे हो? पूरी दुनिया भारत में पढ़े लिखे लोगों के बल पर नासा से लेकर बड़ी बड़ी एजेंसियां चलती है। यह आप ही के परिवार के द्वारा बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम है जिसमें थोड़े से सुधार और रिफॉर्म्स हुए हैं। और सवाल कौन उठा रहा है? सवाल वो उठा रहा है जिसके सेंट स्टीफेंस में एडमिशन कैसे हुए उनके। हम वो भी तो सवाल पूछना चाहिए। आज उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया कि पैसे देकर एडमिशन ले लेते हैं लोग। आपका एडमिशन सेंट स्टीफेन में कैसे हो गया, उसके बारे में जरा कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। 12वीं में कितने मार्क मिले थे राहुल गांधी जी को, कि सेंट स्टीफेन में उनका एडमिशन हो गया। ऐसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनके भी स्पोर्ट्स कोटे में हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लीडर ऑफ अपॉर्चुनिज्म है, लीडर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है या लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये अभी तक तय नहीं कर पाया है। वो अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन और अपॉर्चुनिज्म पे है। रोहन जी, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी जैसे ही सदन के अंदर प्रवेश करते हैं, मोहब्बत कहाँ छोड़ाते हैं। और एक राहुल का वो अंदाज भी था जब वो फ्लाइंग केस और झप्पी और ये सब चल रहा था। ये अब क्या हो गया, ये बदले बदले से राहुल है। नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को ना कॉपी करने के
अटेम्प्ट में वो ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री और उनके एज में डिफरेंस बहुत है अभी। तो हो सकता है कि उसी तरीके की दाढ़ी रखना चाह रहे हैं, उसी तरीके के भाग भाग आप देखेंगे जब पार्लियामेंट में हम आजकल आते हैं तो स्टेयर केसेस पे उसी फुर्तीले अंदाज में, प्रधानमंत्री के अंदाज में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं, चाहे वो मणिपुर के हों या उत्तर प्रदेश के हों, हाल ही में हाथरस के, तो जो अटेम्प्ट है उनका वो कहीं ना कहीं उकसाने का ज़्यादा, जो शहजाद बार बार बात कर रहे हैं इंसाइटमेंट की, तो वो इंसाइटमेंट से आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन सकते। आप जब भाजपा भी जब ऑपोजिशन में थी 2004 से लेकर 14 तक, तो इंसाइटमेंट करनी थी। ये तो अलग बात है कि तब स्कैंडल्स और स्कैम्स का एक दौर आ चुका था, हिमाचल से लेके, केरला से लेके, कर्नाटका से लेके दिल्ली तक, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो या 2G हो या बाकी घोटाले हों। लेकिन अभी क्योंकि स्कैम्स और स्कैंडल्स कोई है नहीं, नीट को लेके आप बार बार उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन नीट के जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो तो बाकी सारे प्रदेशों में से अरेस्ट हुए हैं, और हर प्रदेश में से 3 या 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो ये तो नहीं है कि किसी एक मिनिस्ट्री का इसमें कोई योगदान है या मिनिस्ट्री ने आके किया। धर्मेंद्र प्रधान की बार बार स्पीच को वो एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान की ही मिनिस्ट्री ने, एनटीए ने जाके सुप्रीम कोर्ट को जाके ये बताया है कि आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही कि कहीं पे पैटर्न है ही नहीं ऐसा कि कोई ये लीकेज जो हुई है वो जिनके 740 मार्क्स आए भी हैं वो सब में कोई सिमिलैरिटी है। तो मुझे लगता है कि स्टडी नहीं करते, अपनी ही बनाए हुए आईआईटी को अगर आप ना माने, उसकी सबमिशन रिपोर्ट को अगर आप ट्रस्ट आज नहीं कर रहे हैं, वो आईआईटी मद्रास है जो पेंटियम का प्रोसेसर आज बनाने जा रही है, तो उसकी अगर आप रिपोर्ट को आप एक तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप आईआईटीज़ को भी उसके ऊपर एक प्रश्न लगा रहे हैं कि उनके ऊपर उनमें टैलेंट है या नहीं है। सवाल इसमें मैं इसको सिर्फ आगे ले जाते हुए, तब राहुल गांधी कहाँ थे जब अभी कुछ महीने पहले राजस्थान की इनकी सरकार थी, वहां पे 20 पेपर लीक हुए, सचिन पायलट को सड़कों पर उतरना पड़ा। और आपको पता है वहां पर जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था सुरेश ढाका, उसकी लीगल पैरवी सलमान खुर्शीद ने की। उसमें से एक जो पेपर लीक में इन्वॉल्व था वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चला, गोपाल केसावत। और राहुल गांधी जी 2004 से सांसद है। सीबीएसई क्लास 12 2006 में लीक हुआ, AIEEE 2007, PMT 2008, एम्स का पेपर 2012, सीबीएसई 2014, महाराष्ट्र का HSC 2013, राजस्थान में 20 पेपर लीक, बंगाल में भी 10 पेपर लीक हुए। इन पेपर्स पे राहुल गांधी सिलेक्टिवली चुप क्यों है? यहां पर क्या भारत के बच्चे नहीं हैं क्या? आप पेपर लीक पर अगर इतने चिंतित है, वैसे राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए नीट एग्जाम शुरू कब हुआ। शायद अगर पूछ लिया जाता उनको तो उनको नहीं पता होता कि पहली बार नीट ने एग्जाम कब कंडक्ट किया। मतलब कह रहे हो पढ़ाई करके नहीं आते? देखिए, उनके एडमिशन की प्रक्रिया तो मैंने बताई है आपको। अगर मैं भी प्रधानमंत्री का बेटा होता तो मेरी भी बहुत जगह एडमिशन हो ही सकती थी। नीट की पहली बार एग्जाम्स देश में 2013 में हुई, सीबीएसई कराती थी। किसने लाया नीट? और सीबीएसई कराती थी, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के पास दिया। इससे पहले सीबीएसई कराती थी। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी से यदि ये पूछ लिया जाता तो मुझे नहीं लगता कि उतनी उनकी तैयारी है कि वो जवाब दे पाते। ठीक है प्रदीप जी, क्या अभी भी हम देखेंगे जो सत्र जो है ये आगे जो चलना है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एक नैरेटिव, विपक्ष ने जो चुनाव लड़ा उसमें भी एक नैरेटिव सेट करके वो चले, सही था गलत था वो बात की बात है, आपका एक नैरेटिव चल रहा था, तो कि यहाँ सदन के भीतर भी वो उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे? शांति से सदन नहीं चलेगा? उनकी कोशिश होगी, उनको लगता है कि ये जो है फॉर्मूला हमारा काम कर गया, असर कर गया, उसका हमको फ़ायदा मिला, तो उसी को चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, और जो आपके सामने अपोजिशन है यानी सत्तारूढ़ दल और उसका सबसे बड़ा नेता यानी प्रधानमंत्री, उनकी स्ट्रेंथ का मुकाबला करने के लिए उसके हिसाब से स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे और एक अपने सक्सेस, तथाकथित सक्सेस फार्मूले को लेकर चलते रहेंगे, तो मुझे लगता है उसका नुकसान होगा आपको। क्योंकि इस समय के साथ परिस्थितियां बदलती, संसद के अंदर प्रधानमंत्री को घेरना बड़ा मुश्किल है। ये 10 साल में उन्होंने दिखाया। जब विधानसभा में थे वहाँ गांधीनगर में, वो तब राष्ट्रीय स्तर पर उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई, वो क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे, लेकिन 10 साल में देश ने और दुनिया ने देखा है कि उनकी पार्लियामेंट्री स्किल क्या है, उनकी तैयारी किस तरह की होती है, उनकी जानकारी किस तरह की, उनका अनुभव क्या है। वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं
जो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, मतलब पीवी नरसिम्हा राव थे, उसके अलावा मोरारजी देसाई थे, बीपी सिंह थे, ये देवेगौड़ा थे, ये लोग थे जो मुख्यमंत्री भी रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन इतने लंबे समय तक कोई नहीं रहा। तो एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस है और जिस तरह का उनका सोशल कांटेक्ट है, देश में घूमे हैं, दुनिया में घूमे हैं, जिस तरह का उनका बैकग्राउंड है, गरीबी के बारे में उनको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी से जानने की जरूरत नहीं है, वो जिंदगी उन्होंने जी है। तो जब वो बोलते हैं तो वो कन्विक्शन का लेवल अलग होता है। राहुल गांधी बोलते हैं तो वो उधार लिया हुआ लगता है, उन्होंने उसको देखा नहीं है। उनके लिए जो है वो एक तरह से अजूबे जैसा है कि ठीक है, ऐसा भी होता है क्या। तो इसीलिए वो अमेठी ले जाते हैं ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर को, गरीबी दिखाने के लिए अपने चुनाव क्षेत्र की। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ और प्रदीप जी इस पे साथ देंगे। कल आपने देखा जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जयराम रमेश जी, क्योंकि संजय झा जी ने इसके बारे में बताया, एक पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, आप लाइव ट्वीट कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा रोहन जी कि जब राजनाथ जी और खड़गे जी के बीच में संवाद चल रहा था स्पीकर को लेकर, तब राहुल जी ने आकर बीच में कह दिया कि अरे इनकी तो ऐसी बातचीत हो रही है। ये पहली बार एक, वैसे एलओपी संविधानिक पद नहीं है, बहुत लोगों को लगता है संविधानिक पद है, स्टैट्यूटरी पद है, संविधानिक पद नहीं है। पहली बार स्टैट्यूटरी पद पर आए हुए व्यक्ति के लक्षण नहीं है इस प्रकार से अपरिपक्व बिहेवियर का परिचय देना, जो ऐसी बातें होना या उनके टीम के द्वारा, और कई बार उन्होंने ये दिया है परिचय। और जब वो चीज़ें भी बोलते, जैसे उन्होंने सबसे पहले उनकी लड़ाई क्या थी कि नहीं हम लड़वाएंगे स्पीकर के लिए के सुरेश को, जब बारी आई तो उनका नाम पीछे कर दिया गया। क्यों नहीं करवाया आपने? नंबर काउंटिंग करवा देते, डिवीजन करवा देते, क्यों नहीं करवाया? फिर उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर की एक प्रथा है, पर आपके परिवार ने तो कभी डिप्टी स्पीकर बनाया नहीं था, ना नेहरू जी ने बनाया था, ना इंदिरा जी ने बनाया था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अभी जो एक उनको फैशन लग गया है कि मैं जोर जोर से झूठ बोलूंगा तो मेरी सीटें बढ़ती जाएंगी। वो एक स्ट्रैटेजी एक समय पर काम कर गई है, परंतु हर बार यही स्ट्रैटेजी डिलीवर करेगी। मुझे लगता है कि इसकी एक कट ऑफ पीरियड है, वो अब शुरू हो चुकी है। रोहन, क्या अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं आप, चुनाव खत्म हो चुके हैं, सदन के भीतर आएंगे, अब आपको बदलनी होगी अप्रोच, क्योंकि आपके सामने जो बैठा है वो एक मंझा हुआ राजनेता है और लोकप्रिय राजनेता है। मुझे लगता है कि पिनाज होमवर्क नहीं कर रहे हैं बार बार राहुल। मैं ये नहीं कहता कि उनके अंदर क्षमता नहीं है, क्षमता ज़रूर होगी, 99 सीट तक पहुँचे हैं, 44 से 99 50 सीटें बढ़ी हैं, ठीक है, होगी क्षमता। लेकिन जिस तरीके से बार बार उकसाते हैं, अगर आप अग्निवीर की बात देख लीजिए, मुझे लगता है कि उन्होंने शायद ये भी नहीं कोशिश करी जानने की कि अग्निवीर की जो सिलेक्शन है और जो उसकी इंडोर्समेंट है और उसके बाद जो उनको अब्जॉर्ब किया जाएगा बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आरपीएफ में, एसटीएफ में, तो जो इतनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं भारत की, आप उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। आप एक दिन अग्निवीर के एक परिवार को जाके भड़का के आते हैं पंजाब में, आप यूपी में भड़का देते हैं, ठीक है, आप वहाँ तक भड़काना ठीक है कि आप उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिली। यहाँ तक कि आर्मी कमांडर को, कोर कमांडर्स को स्टेटमेंट्स इशू करनी पड़ रही है। ये कोर कमांडर्स वैसे नहीं है कि कोई पॉलिटिकली अटैच्ड है, ये कोर कमांडर्स वो हैं जो 15 कोर और 16 कोर में कश्मीर की वादियों में कब से वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो अगर ब्रिगेडियर्स साहब को और कमांडर्स को स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही है उनके परिवार के साथ में जाके, और आप उनके परिवारों को भड़का के एक स्टेटमेंट लेना चाह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन मिली, इंश्योरेंस में और उनको शायद कॉम्पनसेशन में डिफरेंस नहीं पता था, तो एक्स ग्रेशिया अमाउंट को समझाना पड़ा आर्मी को कि इंश्योरेंस की अमाउंट भी है, वो भी भारत सरकार के थ्रू ही जा रही है, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद जो एडवाइजर्स हैं उनके, वो इतने वेल बिहेव नहीं है या वेल इन्फॉर्म नहीं है कि बार बार जाके उनको समझा सके, या शायद राहुल ये समझ रहे हैं कि 99 सीटें आने से वो जीत चुके हैं, चुनाव को जीत चुके हैं, जो प्रधानमंत्री उनको बार बार समझाना चाह रहे हैं कि 240 और 99 वो शेडो ऑफ पीएम है, पीएम नहीं है, उन्हें समझना होगा। एलओपी के पद को कहा जाता है। नहीं, पर ये इसी देश में हो सकता है। अभी ऋषि सुनाक को 110 सीटें आई 600 में से, उसने इस्तीफा दे दिया। लेबर में आप 2015 से देखो, पहले मिलीबैंड थे, फिर उसके बाद जेरेमी कॉर्बिन आए, और उसके बाद ये तीसरी बार ये नेता आए जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनके नेतृत्व में जीते हैं। यहाँ पर तो तीसरी बार भी फेल होने के बाद इनकी मौसी और सब लोग जश्न मना रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर दिया हमने, राहुल जी सफल हो गए। तो मतलब हार का अहंकार, जीत में जो है वो विनम्र है, और हार में कुछ लोग अहंकारी है, जैसे कि दुनिया फतेह कर दी है। चलिए, बात तो प्रधानमंत्री ने भी कहा प्रदीप जी के न दर्द है न पश्चाताप है,
तो अपने विपक्ष से दर्द और पश्चाताप की उम्मीद रख रहे हैं प्रधानमंत्री? राजनीति में ये नहीं, उम्मीद नहीं रख रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि देखिए इन्होंने एक गलत काम किया, एक गलत परंपरा शुरू की, लेकिन उस पर उसका उनको कोई अफसोस भी नहीं है, जो कि होना चाहिए था। आप कोर्स करेक्शन करते, आपने मान लीजिए कर दिया। मुझे जो लगता है कि राहुल गांधी अभी तक इस बात को समझे नहीं है कि संसद और सड़क के भाषण में, व्यवहार में अंतर होता है। सड़क पर आप जो कुछ बोल सकते हैं वही संसद में भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। संसद के नियम हैं, मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, उनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। संसद में आप जो बोलते हैं उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा दें जो संसद के बाहर आप कर सकते हैं। इसलिए ऑथेंटिकेट करना पड़ता है कि संसद में बोली गई आपकी किसी बात पर आप पर मुकदमा नहीं चल सकता। आप वही बात अगर सड़क पर बोलेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ जाती है। इस बात का एहसास जब तक नहीं होगा तब तक पिछले सत्र में उन्होंने जो कुछ किया, जितनी तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कही, उनको मतलब कम से कम रिग्रेट तो करना ही चाहिए था कि भाई हमसे जो है गलती हो गई, या हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या कम से कम इतना कि आगे से हम बोलते हुए इसका ध्यान रखेंगे कि इस तरह की गलती ना हो। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई तो दिया नहीं अभी तक। प्रधानमंत्री कह रहे हैं रोहन जी के 2.5 घंटे तक देश के पीएम का लोकतंत्र में गला घोंटा गया। मतलब ये कोशिश हो रही थी कि, या फिर ये जनता को समझाया जा रहा है कि देखिए क्या हो रहा है? नहीं, गला घोटने की तो कोशिश हो ही रही है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से आप 2014 से लेके अब तक के पार्लियामेंट के सेशन देख लीजिए। मुझे तो वो दौर याद आता है 19 चुनाव से पहले। प्रधानमंत्री जब अपना स्पीच दे रहे हैं तो राहुल गांधी बीच में जाके उनको जाके हक करते हैं। तो एक गरिमा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है किसी भी चीज़ की, प्रधानमंत्री की, और जो पद है उसको तो आप रिस्पेक्ट देंगे, चाहे वो लीडर आपको पसंद हो या ना हो। तो प्रधानमंत्री ने कभी भी अपनी टिप्पणियां जो करी हैं पार्लियामेंट में वो गरिमा रख के करी हैं। तो मुझे लगता है कि सम्मान आपको उनके पद को देना चाहिए, चाहे आपके भेदभाव किसी भी चीज़ को हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपके कहीं पे भी हों, वो एक बात अलग है। और जिस तरीके से उनको कभी फर्स्ट नाम से बुलाते हैं, कभी दूसरे नाम से बुलाते हैं और जी करके नहीं बुलाते, तो मुझे लगता है कि एक लज्जा होनी चाहिए किसी के अंदर। जब आप 50 से ऊपर आपकी एज हो चुकी है और ऑपोजिशन में आप इतने समय से हैं, आपकी दादी और आपके पिता प्रधानमंत्री रहे हों, तो आपको तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको किसी को रिस्पेक्ट दे के बुलाना है। वो मुझे बहुत एक हर्टफुल भी लगता है और पेनफुल भी लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणियां करते हैं ये लोग। आपने देखा होगा जिस तरीके से पिछली बारी धनखड़ साहब की भी एक मिमिक्री हो रही थी, तो वो एक मुझे लगता है शोभा नहीं देता ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन के अंदर एक सम्मान होना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप डिबेट ज़रूर करिए, क्रिटिसिज्म करिए, मीडिया को भी उतना ही राइट है जितना कि ऑपोजिशन को है, और ऑपोजिशन को भी उतना ही जितना मीडिया को है। लेकिन क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के लिए डिमीनिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करें। इससे ज़्यादा खतरनाक तो देखिए राजनीतिक रवादारी यदि कोई नहीं भी निभाता है, हालांकि लोकतंत्र में ये अनिवार्य होता है कि आप एक दूसरे के प्रति वो कम से कम बेसिक सम्मान भाव रखें, क्योंकि ये लोकतांत्रिक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का परिचय है। पर जब वो कहते हैं वाराणसी में जब चप्पल फेंकी गई तो मोदी से कोई डरता नहीं है, जब वो हिंसा को जस्टिफाई करने वाले बयान देते हैं, तब वो ज़्यादा मुझे प्रॉब्लमैटिक लगता है। और ये राहुल गांधी ने बहुत बार किया। इस पर तो शायद अलग से आप लोगों ने कुरुक्षेत्र की भी होगी, जिस प्रकार से उन्होंने कहा लाठी डंडा मारेंगे लोग इनको, जिस प्रकार से कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने हिटलर की मौत, कब्र खुदेगी मोदी की, मर जा मोदी, डैश डैश की मौत मरेगा, उनकी जाति को लेकर, उनके समाज को लेकर, उनके परिवार को लेकर गालियां दी हैं। उनके देखिए प्रधानमंत्री के कॉन्डक्ट पर टीका टिप्पणी करना ये लोकतांत्रिक अधिकार है, पर जब आपका टीका टिप्पणी डिमोनाइजेशन, डीह्यूमनाइजेशन की ओर बढ़ जाए और उनके पूरे अस्तित्व को समाप्त करने वाली एक डायलॉग बन जाए, यही चीज होती है, तब अटैक होता है। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे शिंजो आबे हो, चाहे फराज हो, ये सारे लीडर्स के खिलाफ जो ये वामपंथी गिरोह है, वो डीह्यूमनाइज करता है। और मुझे लगता है राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो इस डीह्यूमनाइजिंग, डिमोनाइजिंग भाषा को स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और इसी से पता चलता है कि वो शायद एलओपी के पद पर आ गए, पर वो उनका कद पद वाला नहीं। प्रदीप जी, अभी यहाँ कांग्रेस से कोई नहीं है और शहजाद हमारे साथ हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। अगर हम कहें कि ठीक है इलेक्शंस होते हैं, नहीं, वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को इमरजेंसी के बाद मारने मरने की कामना की थी क्या?
एक उदाहरण दिखा दीजिए, भाजपा तो विपक्ष में ही बैठी है ना, सुषमा जी ने किया हो, जेटली जी ने किया हो, किसी भी उनके नेता के मरने मारने की कामना की हो, एक उदाहरण बता दीजिए, या एक उदाहरण की उकसाकर एमपी जो आप सदन के बाहर सड़क पर मैदान में चुनावी बातें बोलते हैं, चलिए उसके स्तर आप अपनी राजनीति के स्टाइल से तय कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन जब सदन के भीतर आए तो आपको बदलने होंगे शब्द। बिल्कुल, देखिए आप इलेक्शन रैली में जाते हैं, पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, रेटरिक चलता है, आप भाषण और वो दोनों तरफ से चलता है। दोनों तरफ से चलता है। ऐसा नहीं है कि इधर वाली पार्टी का दामन पाक साफ होगा। और लोग समझते हैं इसको जी। ये चुनावी भाषण है या ये मंच का भाषण है, इसको इसमें से कितना काट देना चाहिए, कितना ग्रहण करना चाहिए, इस बात का विवेक जो है इस देश के आम लोगों में है। लेकिन जब आप संसद में जाते हैं तब आपसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती, चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो और चाहे विपक्ष का। तो एक गरिमा की अपेक्षा की जाती है, और अगर आप पद पर हैं, नेता सदन हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप बाकी सदस्यों के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं। रोहन, क्या आपको लगता है कि पहले आपके पास नंबर्स नहीं थे, आप अगर हल्ला भी मचाते थे, वॉकआउट भी करते थे, वो बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं होता था क्योंकि सामने नंबर्स बहुत ज़्यादा थे। अब बहुत टाइम से जो एक विपक्ष कहता भी है कि सप्रेस थे, हर तरफ से सप्रेस थे, तो शायद अब वो थोड़े नंबर आए हैं, थोड़ा एंथुजियाज्म में उसे डाई डाउन होने में थोड़ा वक्त लगेगा, समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। कैन दिस बेनिफिट ऑफ डाउट बी गिवन? नहीं, चलिए मैं कहता हूँ कि आज भी आप इंडिया अलायंस की टोटल नंबर्स आप देख लीजिए, वो तो फिर भी एनडीए क्या बीजेपी से ही कम है। आप सारे मिला के भी आप देख लीजिए 210 के आसपास अगर आपके नंबर्स हैं भी, अगर मैं कैलकुलेट कर भी लूँ, मुझे नहीं पता कि ममता बनर्जी अपने आप को शामिल करती हैं उसमें या नहीं करती हैं, डीएमके कितना शामिल कर पाता है नहीं कर पाता, इनके अलाइ पार्टनर्स, लेफ्ट पार्टनर्स अपने आप को इंडिया अलायंस का कितना आज मानते हैं अपने आप को। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि जिस तरीके से 2014 से लेके 24 तक सरकारें चली हैं और 24 के बाद में भी चली हैं, मुझे अभी ये कहीं डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा कि राहुल गांधी के अंदर जो अपना अग्रेशन है वो इंडिया अलायंस का अग्रेशन है या नहीं। मैं फिर दोहराऊंगा ये बात कि 44 से 99 आना कि कोई ये जीत नहीं है जिसको वो जीत समझ रहे हैं। 100 से ऊपर अगर लाते तो मैं शायद कहीं समझता कि फिर भी ये राजनीति हो रही है जो अलायंस पार्टनर्स की होती है, लेकिन फिर भी 99 आप तो अभी भी आप 2 डिजिट में है, तो किस बात का कॉन्फिडेंस है, किस बात का ओवर कॉन्फिडेंस है या किस बात का अग्रेशन है, वो उनकी मुझे चाल में समझ नहीं आया कि किस बात का भारत ने उनको नहीं स्वीकारा। आपने जो कहा है ना कि इनके नंबर थोड़े बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा इनका अभी माहौल बना रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब जस्ट अ थॉट सिन्हा जी, ये नंबर की नहीं, ये नियत की समस्या है। अच्छा, इनके नंबर 1 भी होते ना तो नियत यही रहती, और इनके नंबर 120 भी हो जाए तो नियत यही रहेगी, क्योंकि इस परिवार की और खास करके राहुल जी की नियत, ये जो मैंने और पहले 2-3 बार जब मुझे आने का मौका मिला इस शो पे, मैंने पहले भी कहा था, शायद उस दिन प्रदीप जी और रोहन जी नहीं थे, इस परिवार की मानसिकता खासकर ये है कि यदि मैं नहीं तो ये सिस्टम ही नहीं। जो एक वो बच्चा होता है ना कि आउट हो गया तो बैट बॉल लेकर भाग गया, या एक दूसरा तरीका होता है कि जब हार रहे हो युद्ध तो पूरी जगह को जला दो, स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। मैं प्रधानमंत्री नहीं तो फिर भाई ये सिस्टम ही नहीं चलेगा। अगर मेरे खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है तो कोर्ट खराब, मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन फैसला देता है, इलेक्शन कमीशन खराब, मेरे खिलाफ कोई व्यवस्था जवाब देती है तो वो व्यवस्था खराब, मैं रहूं तो व्यवस्था ठीक, नहीं रहूं तो मैं व्यवस्था को गालियां दूं। ये मानसिकता से जो ग्रसित होता है ना, वो हमेशा इस प्रकार की एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स करता है, उसकी नंबर 1 हो या नंबर 99 हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये मानसिकता इंडिया इज इंदिरा, आज तक प्रदीप जी इंडिया इज इंदिरा अधिकृत बयान है राष्ट्रीय अध्यक्षा कांग्रेस के, किसी ने माफी मांगी है उसके लिए? प्रदीप जी, शहजाद के अपने व्यू पॉइंट है, लेकिन अगर यहीं से इस बात को देखें कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं नकारात्मक सोच से ऊपर उठने की जरूरत है, दलगत राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है, लेकिन विपक्ष का काम तो नाकामियां हाईलाइट करना ही है ना, वो तो नेगेटिव्स ढूंढेगा ही। भाई वो नहीं ढूंढे तो कमजोर हैं, मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, ढूंढे तो कैसे ढूंढें, क्या करे राहुल? नहीं, वो आपके कंडक्ट से साबित होता है। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, यूएन में पाकिस्तान को जवाब देना था, तो उन्होंने अपनी पार्टी से किसी को नहीं चुना, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को चुना। अटल बिहारी वाजपेयी मना कर सकते थे कि भाई हम तो अपोजिशन के लीडर हैं, हम सरकार को डिफेंड करने क्यों जाएंगे, लेकिन वहाँ वो दल का नहीं देश का मामला था, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया, और जिस तरह से डिफेंड किया पूरी दुनिया में उसकी सराहना हुई। तो उससे अटल जी का व्यक्तित्व तो नहीं घट गया,
उससे बीजेपी का नुकसान तो कोई पॉलिटिकल नहीं हो गया कि सरकार का समर्थन करने गए थे, वो देश का समर्थन करने गए थे। तो ये डिफरेंस, ये फर्क जो है करना पड़ेगा विपक्ष को कि कहाँ वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, कहाँ वो देश का विरोध कर रहे हैं। सरकार का और भाजपा का और प्रधानमंत्री का विरोध करते करते वो लक्ष्मण रेखा न पार करें जो देश के विरोध तक चली जाए। नहीं, आप कह रहे कि हमारा विरोध करना है और जरूर कीजिए। मैं संविधान हत्या दिवस की नहीं, संविधान दिवस जब मनाया गया उसका बहिष्कार कांग्रेस ने किया। प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के समारोह का बहिष्कार कांग्रेस पार्टी ने किया। ये क्यों किया? ये कोई देश का विषय था, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय था? तो मुझे लगता है ऐसे कई अनेकों उदाहरण हैं जिसमें कि उन्होंने अपनी मोदी से विरोध जताते जताते देश के प्रति विरोध जताया।